क्लास 12th मास मीडिया यूनिट नंबर 3 का न्यू मीडिया में चैप्टर नंबर 1 जो है कन्वर्जेंस एंड न्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन, ये आज कवर हो जाएगा। सबसे पहले देखो आईसेज। आईसेज में आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। आई का मतलब है इन्फॉर्मेशन, सी का मतलब है कम्युनिकेशन और ई का मतलब है एंटरटेनमेंट। ठीक, अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के अलग अलग टेक्नोलॉजी को एनालाइज किया गया है। 3 सेंचुरी के बारे में बच्चों बात की गई है, 19वीं सदी, 20वीं सदी और 21वीं सदी। सबसे पहले देखो 19वीं सदी की बात की गई है, 19th सेंचुरी। उसने बोला कि 19th सेंचुरी में कैमरा और फोनोग्राफ आया था। ये ऐसी इमेज मेकिंग टेक्नोलॉजी थी जिससे कि इन्फॉर्मेशन रिसीव करने का तरीका चेंज हो गया। क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था, अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में जानना है या किसी प्लेस के बारे में जानना है तो आपके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मतलब आप खुद उस जगह पे जाओगे तभी आपको उस जगह की जानकारी होगी। लेकिन अब फोटोग्राफ देख करके आपको एनालॉगस आइडिया मिल जाएगा कि वो जगह कैसी है या वो व्यक्ति दिखता कैसा है। हालांकि ये एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एक नया एक्सपीरियंस ऑफ इन्फॉर्मेशन था। उसी प्रकार से क्या हुआ कि रिकॉर्डेड साउंड आए। तो पहले तो क्या होता था कि हम जितना कान से सुन सकते उतना ही सुन पाते, लेकिन अब हम दूसरे की आवाज़ रिकॉर्डेड भी सुन पा रहे थे और दूसरे किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन भी सुन पा रहे थे। तो पहले सिर्फ हमारे पास रिटन रिपोर्ट होती थी या लेटर होते थे, लेकिन अब इस इन्वेंशन के थ्रू हमारा जो ह्यूमन साइट और ह्यूमन हियरिंग है वो भी एक्सटेंड हो गया। मतलब हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने लगे जो कि जिसके लिए हमें फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं थी। इन्फॉर्मेशन आगे देखो क्या लिखा है। इन्फॉर्मेशन जो था ना, पहले एक प्रिविलेज था और ये डिनाई किया जाता था मासिस को, मतलब ज़्यादा भीड़ को, जनता को इन्फॉर्मेशन दी नहीं जाती थी क्योंकि भाई उनको पावर कंसंट्रेटेड चाहिए थी। अगर सबको वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो भाई सब लोग ताकतवर हो जाएंगे। तो अर्ली 20th सेंचुरी में, 20वीं सदी में क्या हुआ कि इन्फॉर्मेशन जो है मना कर दी जाती थी कि तुम्हें नहीं मिलेगी। और अगर आपको समाज के बारे में जानना है या दुनिया के बारे में जानना है तो आपके पास ना प्रिविलेज होना चाहिए था कि आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो या आपके पास बहुत पैसा हो, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हो और आप ट्रैवल भी कर पाओ। ये सारी चीज़ें होने के बाद ही आपको इन्फॉर्मेशन एक्सेस दिया जाता था पहले ज़माने में। और ये कहाँ हो रहा था, रिच यूरोपियन नेशंस की ये कहानी थी और कोलोनाइज्ड वर्ल्ड की भी ये कहानी थी। फिर आया वॉल्टर लिपमैन। ये एक व्यक्ति था, एक मीडिया का फिलोसोफर था और अमेरिका का था। इसने क्या किया, एक बुक लिखी, पब्लिक ओपिनियन। 1922 में एक किताब लिख दी। उस किताब में इसने लिखा कि सरकार और मीडिया कैसे काम करती है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में, और उसने क्रिटिकल एनालिसिस किया उसका। लिपमैन ने एक और बात कही कि भाई अगर आप चाहते हो कि डेमोक्रेसी सही से फंक्शन करे ना, तो आपको एवरेज मैन को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, एवरेज वोटर को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तभी वो अच्छी चॉइसेस कर पाएगा, नहीं तो वो कैसे अपना अच्छा लीडर चूज करेगा। लिपमैन ने यह भी कहा कि अभी कोई ऐसा अच्छा सिस्टम अपने पास है नहीं, क्योंकि अभी मास मीडिया भी नहीं था उस टाइम पे, रेडियो भी नया नया आया था और न्यूज़पेपर भी बहुत कम लोगों के पास पहुंचता था। तो ये लिपमैन के कंसर्न्स थे कि किस तरीके से आप एक डेमोक्रेसी को रन करेंगे और क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन आज के ज़माने में मास मीडिया इतना स्प्रेड हो चुका है कि आप कंप्लेन नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक चीज़ कंप्लेन कर सकते हो कि जो इन्फॉर्मेशन आपको रिसीव हो रही है उसकी क्वालिटी क्या है और उसकी एफिकेसी क्या है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन है तो बहुत ज़्यादा ओवरलोड, लेकिन उसकी क्वालिटी हमें नहीं मिल पाती है। एफिकेसी मतलब वो अपने आप में पूर्ण नहीं होता कि आपको एक वीडियो देखने के बाद 10 वीडियो देखने की जरूरत पड़ रही है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है एफिशिएंट नहीं है, उसमें एफिकेसी नहीं है, वो अपने आप में होलसम नहीं है। अब कोई ऐसा डाउट नहीं है कि मीडिया और मीडिया को क्रिएट करने का और मीडिया को शेयर करने का जो तरीका है उसके पॉलिटिकल ह्यूमनिस्ट डायमेंशंस ना हो। अब इसका मतलब क्या है भाई, अगर आप सबको ताकत दे रहे हो कि वो कैपेसिटी, वो क्रिएट करने की कैपेसिटी रखे और वो इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर सके, तो ऑब्वियसली उसके पॉलिटिकल डायमेंशंस है। पॉलिटिकल डायमेंशंस इसलिए क्योंकि आप एक एवरेज वोटर को इतनी पावर दे रहे हो कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने व्यूज़ को शेयर कर सकता है, तो वो डेमोक्रेसी को भी हिला सकता है। उसी प्रकार से ह्यूमनिस्ट डायमेंशन ये है कि आप ह्यूमन को एक्सपीरियंस करने के तरीकों को चेंज कर रहे हो, क्योंकि ह्यूमन अब अलग तरीके से देखने लग गया ना, वो तो खुद भी इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करने के काबिल बन गया, उसको हमेशा रिसीव करने की जरूरत नहीं। तो ह्यूमनिस्ट डायमेंशन भी है और पॉलिटिकल भी है। अब यहाँ पे बात आती है दो कंटेम्प्रेरी थिंकर्स की, दो लोगों की बात की गई है। पहला माजिद तेहरानियन ईरान का, दूसरा अमर्त्य सेन। दोनों की बातें आपको याद रखनी है। माजिद तेहरानियन ने बोला कि भाई ऐसे 3 मेगा ट्रेंड्स हैं जो आज की 21वीं सदी में आपके राज करेंगे। पहला ट्रेंड होगा ग्लोबलाइजेशन, दूसरा होगा रीजनलाइजेशन और तीसरा होगा डेमोक्रेटाइजेशन। तीनों के वर्ड आपको याद रखने हैं। उसने बोला, किसने बोला, माजिद तेहरानियन ने बोला कि ग्लोबलाइजेशन और रीजनलाइजेशन दोनों जो है बड़ी तेजी से जा रहे हैं क्योंकि टेक्निकल प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन डेमोक्रेटाइजेशन जो है वो लैग कर रहा है, मतलब वो पीछे है अभी। तो डेमोक्रेटाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। किसने कहा, ये तेहरानियन ने कहा। उसने ये भी कहा कि 1991 के बाद जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो जाएगा ना, उसके बाद जो डेमोक्रेटाइजेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स बन के निकलेगी बाहर। उसके बाद अमर्त्य सेन आया। अमर्त्य सेन ने बोला कि डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट बहुत बढ़िया काम किया, 20वीं सदी में डेमोक्रेसी डेवलप हो गई, लेकिन 21वीं सदी में अमर्त्य सेन ने बोला कि 21वीं सदी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा कि डेमोक्रेसी कंप्लीट हो पाए। अमर्त्य सेन के 3 पॉइंट थे। उसने पहला पॉइंट ये रखा
कि अगर आप डेमोक्रेसी अच्छी चलाते हो और पॉलिटिकल फ्रीडम भी उसके साथ एसोसिएट करते हो तो वो ह्यूमन फ्रीडम का काफ़ी सिग्निफिकेंट पार्ट है। मतलब आप डेमोक्रेसी स्ट्रांग करोगे तो इंसान को, ह्यूमन को भी फ्रीडम मिलेगी, क्योंकि वो चूज कर सकता है अपना लीडर, अपनी सरकार। दूसरा, अमर्त्य सेन ने बोला कि डेमोक्रेसी जो है ना पॉलिटिकल अटेंशन को एनहांस करती है वीकर सेक्शन के लिए। डेमोक्रेसी आने से आप समाज के जो वीकर तबका है ना, आप उसको ज़्यादा अटेंशन दे पाते हो, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा समाज का वीकर तबका है क्या। तीसरा है, डेमोक्रेसी में अमर्त्य सेन कहता है कि वैल्यूज फॉर्म होती हैं और प्रायोरिटाइज किया जाता है ओपन पब्लिक डिस्कशन के थ्रू और रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन के थ्रू। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है अमर्त्य सेन के जो आपको याद करके जाने। फिर यहाँ पे डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बताई गई है। डेमोक्रेसी इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप जस्ट इंस्टीट्यूशन, जस्ट मतलब जस्टिस करने वाले इंस्टीट्यूशंस। डेमोक्रेसी का मतलब है कि आपको ऐसे इंस्टीट्यूशंस खड़े करने हैं, ऐसी जस्ट इंस्टीट्यूशंस आपको एस्टैब्लिश करने हैं जिसमें चेक्स भी हों, जिसमें अच्छे मैकेनिज्म भी हों और जो हमारे समाज को एक सिविल सोसाइटी बना सके, हमारे समाज में सोशल जस्टिस को ला सके। मास मीडिया इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट विथ स्टैंडिंग द शैलोनेस इन द मीडिया, इसका मतलब है कि दो हम मानते हैं कि मीडिया में काफ़ी कुछ झूठ भी आता है, शैलोनेस भी है, लेकिन फिर भी हम फ्री मीडिया के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फिर आगे आ जाओ, इंटरनेट बिफोर द इंटरनेट क्या हुआ। इंटरनेट आने से पहले मास कॉम का भाई क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। मास कॉम क्या था? प्रोसेस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मैसेजेस क्रिएटेड, जो बनाए जाते थे और ट्रांसमिट किए जाते थे बाय अ फ्यू, कुछ लोग ही ये काम करते थे और रिसीवर बहुत ज़्यादा होते थे, क्रिएटर कम रिसीवर ज़्यादा। और जो बड़ी बड़ी जाइजेंटिक ऑर्गेनाइजेशन होती थी या जाइजेंटिक कॉर्पोरेशन होती थी, वही मास कम्युनिकेशन को जो है डिलीवर कर पाती थी। उसके लिए आपको चाहिए था ह्यूज टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे पैसे और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यू मॉडल। तो बड़ी सारी इसमें सिर्फ बड़े प्लेयर ही इन्वॉल्व हो पाते थे। लेकिन इंटरनेट के बाद माहौल चेंज हुआ, पैराडाइम। क्या माहौल चेंज हुआ कि आपने हर एक व्यक्ति को एम्पावर कर दिया कि वो इंटरनेट पे डाटा पोस्ट कर सकता है। सोशल मीडिया बेस्ट एग्जांपल है। इन्फॉर्मेशन मैसेज इन वन मीडियम जो है वो दूसरी मीडियम में एक्टिविटी को ट्रिगर भी कर पा रहा था, क्योंकि वन फॉर्म ऑफ मीडिया कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म ऑफ मीडिया। जैसे MP4 को MP3 में कन्वर्ट कर सकते हो ना आज की डेट में, या JPEG को JPG में कन्वर्ट कर सकते हो, या JPG को PDF में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप मीडिया भी चेंज कर सकते हो ना। मैनी सोर्सेज ऑफ द सेम इन्फॉर्मेशन के आपके मल्टीपल सोर्स मिल जाएंगे। कोई एक टॉपिक पढ़ा रहा हो, 50 टीचर मिल जाएंगे आपको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑन एन अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल स्केल। इन्फॉर्मेशन इतनी ज़बरदस्त ग्लोबल स्केल पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि आप उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और दूसरी बात यह है कि ओपिनियन जनरेशन का रैपिडिटी हो गया है कि आप अपना ओपिनियन, अपनी राय रख सकते हो लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे। ये चेंज हुआ। साथ ही जो न्यू इन्फॉर्मेशन ऑर्डर हुआ था ना, ये न्यू इन्फॉर्मेशन ऑर्डर एक पॉलिसी थी, इसके भी काफ़ी सोशियो पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हुए इंटरनेट आने के बाद, और डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रेंथन हो गई। डेमोक्रेसी क्या हो गई? स्ट्रेंथन हो गई। इसी का चैप्टर खत्म हो गया। अब यहाँ देखो एक्सरसाइजेस, सेक्शन ए में देखो सबसे पहला सवाल क्या है? एनालाइज द रोल ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ द एज ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी की बात की गई? सबसे पहले कैमरा, फिर फोनोग्राफ, फिर रिकॉर्डेड साउंड। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर दोगे। 19वीं सदी, 20वीं सदी और 21वीं सदी का रेफरेंस देते हुए आंसर हो गया। दूसरा है, माजिद तेहरानियन के हिसाब से ऐसे कौन से 3 मेगा ट्रेंड्स थे जिसने हमारे एरा को कैरेक्टराइज करेगा, जो 21वीं सदी को कैरेक्टराइज करे? कौन से 3 थे? GR और लास्ट वाला कौन सा था? कमेंट में बताओ। ग्लोबलाइजेशन, रीजनलाइजेशन और डेमोक्रेटाइजेशन, GRD। ठीक है। तीसरा देखो, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फॉर्मेशन एंड डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू लिपमैन। वॉल्टर लिपमैन ने क्या बोला था भाई कि अगर आप डेमोक्रेसी को सही से फंक्शन करना चाहते हो तो आपको एवरेज वोटर को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। ये रिलेशनशिप है। अगर आप एवरेज मैन को, वोटर को, वोट देने वाले को इन्फॉर्मेशन दोगे तो डेमोक्रेसी स्मूथ होगा, जो वोटर होगा वो अच्छी गुड चॉइसेस कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, डिस्कस अमर्त्य सेन्स व्यूज ऑन द चैलेंज दैट डेमोक्रेसी फेसेस इन द 21st सेंचुरी। कौन सा चैलेंज फेस करते हैं हम? अमर्त्य सेन क्या बोलता था? अमर्त्य सेन कहता है कि भाई कंप्लीशन ऑफ डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। उसके लिए उसने 3 पॉइंट दिए थे जो मैंने आपको चैप्टर में समझाया, वो 3 पॉइंट ही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बियॉन्ड भी अगर कोई डाउट आपके है तो कमेंट में जरूर बताओ। एंड आई एम श्योर कि आपको ये चैप्टर बढ़िया समझ में आ गया और आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए पूरे तैयार हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।